हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है नए साम्राज्य और राज। सीटेट जुलाई की लगातार क्लासेस हम आपकी चला रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिए। हमारी ट्रिक आपको पता चल गई होगी। हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे, आप उनको अपनी शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे। देखिए भैया, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम अच्छे तरीके से पास करना है तो अपनी नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचते हैं कि सर ही कोई नोट्स हमको ऐसी दे दें जिसको एक ही बार पढ़ लें और काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको भी अपने हौसलों से उड़ान भरनी पड़ेगी। सीटेट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप आगे चल कर के वैकेंसियों में प्रतिभाग कर पाएंगे। चलिए, बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। टॉपिक है क्या बरताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। एक बच्चा है अरविंद, उसी से जुड़ करके इस कहानी को बनाया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में आपने पीछे पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ा। तो आपसे पूछेगा प्रशस्तियों का महत्व किस काल में बढ़ा? गुप्त काल में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में या ईश्वर के बराबर उसको बता दिया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश आपको दिया गया है नीचे। चलिए, युद्ध जो आपका योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैन्य जो है सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर है। अर्थात कितना बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को प्रशस्ति में बताया जाता है। चलिए आगे कह रहा है, यह है समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य। गौर से देखो तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है, जो है पृष्ठ संख्या 89 में मानचित्र 7। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के मिलेंगे। यह मानचित्र प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। चलिए, बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। मानचित्र के हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर राज्यों को साम्राज्य में मिला था। इम्पॉर्टेंट, छाप लीजिएगा कॉपी में। आर्यावर्त के कितने शासकों को हराया था? 9 शासकों को हराया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था, ये भी नोट करिएगा। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए। इन सब ने
हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए ये उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते, उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकारा और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। सोचिए, ऐसे समुद्र जो समुद्रगुप्त था वो समुद्र जितना गहरा था, उसकी पैठ इतनी मजबूत थी। याद रखिएगा, ये समस्त आपको दिखाया गया है। किन किन क्षेत्रों को दिखाया गया है, मैप आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। मैप से ही संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है प्यारे साथियों। चलिए, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के जो प्रतीक है उसके रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दो काम किया, किस पर? जब उन्होंने शक पर क्या मिली उनको? विजय। तो विजय मिलने के उपलक्ष्य में ऐसे दो काम किया, विक्रमादित्य की उपाधि और एक जो है विक्रम संवत। वंशावलियाँ, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो जो चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त ने कहा, जब पापा ने धारण किया है तो बेटा भी धारण करेगा। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो महत्व है वो बढ़ता चला गया। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा उनका दरबार विद्वानों से भर गया। इनमें कुछ के बारे में अध्याय 10 में जानकारी मिलेगी। हर्षवर्धन हर्षचरित से एक क्वेश्चन बनता है आप। चलिए, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चला, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनका एक दरबारी कवि था बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित, अब देखिएगा हर्षचरित्र ऐसे नोट करिएगा, किससे संबंधित है? जो है ये हर्ष से संबंधित है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वानसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने क्या कर दिया था? वर्णन कर दिया था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनका जो बहनोई था कन्नौज का शासक था। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। चलिए,
पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें जानना है। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। ये दक्षिण भारत आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ के थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पूछता है पल्लवों का राज्य कहाँ था? कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। ठीक है, नोट करते चलिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता, जो समृद्ध शहर थे उनको टारगेट किया जाता। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके द्वारा जो उनके दरबार का कवि है रविकीर्त द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। चलिए, रविकीर्त के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे कई नई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कुछ कदम भी उठाए। पहला क्या है? कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बनाए। बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी था। पूछेगा हरिसेन किस पद पर था? ठीक है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन महादंडनायक के साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। तो मतलब उसको 3 विभाग दिया गया था। संभवतः स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। चलिए, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावी होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ भूमि दी जाती थी। दी गई भूमि से वो कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते। साथ ही वे इसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते। इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। शासक दुर्बल होते ही सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही।
उस ज़माने के लोग जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ स्रोतों से मिलती है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मियों के दुर्व्यवहार की जानकारी है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। एक चीनी तीर्थयात्री फाहसियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट का अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं क्या बताऊं, देखिए इसको। प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी कमेंट करिएगा, हम उसका एक अलग वीडियो बना करके आपको जवाब देंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।